आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं, यानी कि जो वाक्य में जो प्रयुक्त जो शब्द होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। और इसकी क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है, यानी कि क्रिया के साथ संज्ञा का है ना सीधा संबंध ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। देखिए दोस्तों कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ, ठीक है ना, जो चिन्ह लगते हैं या जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विभक्तियाँ, है ना। विभक्तियाँ कह देते हैं या फिर परसर्ग भी उन्हें कहते हैं, है ना। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परसर्ग किसे कहते हैं ना, तो जो विभक्तियाँ होती हैं ना उन्हीं को हम परसर्ग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हिंदी में 8 कारक बताए गए हैं, है ना। तो देखिए हिंदी में जो 8 कारक हैं कौन कौन से माने गए हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए एक साइड में मैंने कारक लिखे हुए हैं और दूसरे साइड में विभक्तियाँ या फिर परसर्ग। चलिए दोस्तों देखिए कर्ता कारक के साथ विभक्ति लगेगी ने, है ना। कर्म कारक के साथ जो विभक्ति लगती है वो क्या लगती है, को। तीसरा है करण कारक, है ना। करण से या के द्वारा। तो हम इसे पढ़ते थे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि अलग होने की स्थिति में अपादान से संबंध का की के री रे अधिकरण में या पर संबोधन हे अरे ओ हाय, है ना। चलिए दोस्तों अब इसे हम जो है एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है दोस्तों कर्ता कारक। देखिए क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। जो इसमें विभक्ति लगती है ना कर्ता कारक में, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ने। और वो भी ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कब, भूतकाल में, है ना। देखिए वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। यानी कि वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, है ना, तथा क्रिया के अकर्मक, यानी जो अकर्मक क्रिया मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अकर्मक क्रिया होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इसे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो रमा ने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। यानी क्रिया को कौन कर रहा है यहाँ पे, रमा ने पुस्तक पढ़ी। तो किसने पढ़ी पुस्तक, किसने पढ़ी, रमा ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो क्रिया है किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक। और दूसरी बात ये है इसमें जो ने लगती है ना, परसर्ग या ने विभक्ति लगती है, वो भी इसमें लगी हुई है। देखो रमा ने। ठीक है। अब देखिएगा ने यहाँ से तो मोस्टली स्टूडेंट पहचान लेते हैं, ने विभक्ति होगी तो कौन सा कर्ता कारक होगा। अब देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें तो ने नहीं लगी है ना, तो फिर इसके हम भाव को समझेंगे। जो कर्ता कारक में जो भाव छिपा हुआ है ना, जो इसकी डेफिनेशन में, उसको समझेंगे कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब क्रिया देखिए कौन कर रहा है यहाँ पे, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन पढ़ता है, ठीक है ना, कौन पढ़ता है, राम। यानी जो यहाँ पे क्रिया है किसके अनुसार दी गई है, राम के अनुसार। ठीक है ना। किसके अनुसार दी गई है, राम के अनुसार। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों देखिएगा,
राम पुस्तक पढ़ता है, ये है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है वर्तमान काल या भविष्य काल, तो इस प्रकार के वाक्यों में, ठीक है ना, और या क्रिया अकर्मक हो तो इस स्थिति में जो ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वही देखिएगा यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वाक्य है वो वाक्य है हमारा वर्तमान काल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ ने विभक्ति की का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसके भाव को आपको समझना है। अगला है मदन गीत गाएगा। तो यहाँ देखिए जो गीत गाएगा ये फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल है ना। भविष्य काल का वाक्य है कि मदन गीत गाएगा। मैंने आपको बताया है वर्तमान काल या भविष्य काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा काल है, टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, है ना। कौन सा वाक्य है ये? भविष्यत काल है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं कर्म कारक। कर्म कारक देखिए वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, तो वाक्य में क्या है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्रिया का जो फल पड़ेगा वो पड़ेगा किस पे? कर्म पे, ठीक है ना। तो कि विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, है ना। जो मैंने आपको क्रिया बताई थी ना उसमें मैं इसे जो विभक्ति है ना, जो को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। देखिए इसको एक नोट में और इसे देख लेते हैं। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाने से कर्म प्राप्त होता है। क्रिया से पहले हम क्या या फिर किसको लगाने से हमें कर्म प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा उसने श्याम को पढ़ाया, तो मैंने बताया था कि जो कर्म है ना, कर्म कारक है, तो उसकी जो व्यक्ति होती है को, तो यहाँ तो व्यक्ति आपको को मिल रही है तो आप तुरंत कह दोगे कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने श्याम को पढ़ाया, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे देखिए किसको, तो किसको लगाएंगे? उसने किसको पढ़ाया? श्याम को, यानी कर्म हमारा निकल आएगा क्या? श्याम। तो यहाँ पे जो क्रिया है पढ़ाना किसके अनुसार है? कर्म, यानी जो क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पे, ठीक है ना। अगला देखिए राहुल ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ देखिए पहली बात तो को विभक्ति लगी हुई है, वहाँ से आप पहचान सकते हो। और क्रिया है पकड़ा, है ना। किसे पकड़ा? चोर को। तो कर्म पे पड़ रहा है क्रिया का जो फल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अगला देखिए लड़की ने लड़के को देखा। तो यहाँ पे को आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं देखना का जो क्रिया है ना, इसका जो फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। कर्म यहाँ पे क्या है? लड़का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे को विभक्ति का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। को व्यक्ति का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने नोट में लिखाया था कि को यानी जो व्यक्ति को है ना, इसका प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। तो यहाँ देखिए सजीव कर्म कारक है, यानी लड़के, चोर, श्याम, ये कर्म है। तो जो कर्म है वो कैसे हैं? सजीव हैं, तो इसीलिए उनके साथ को व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक तो सजीव है नहीं है ना। और जो को व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव कर्म के साथ लगती है। तो यहाँ पे कर्म कैसा आ गया? निर्जीव कर्म आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल, माँ ने बेटे को खाना खिलाया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा को व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ से भी आप पहचान लोगे माँ ने बेटे को खाना खिलाया। किसे खाना खिलाया? बेटे को, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया है ना, इसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। कर्म यहाँ पे क्या है? बेटा। बेटा क्या है? सजीव।
तो इसीलिए यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। को व्यक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सजीव कर्म के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला करण कारक। देखिए दोस्तों, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। करण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? साधन, है ना। देखिए वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। तो इसका जो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? से। चलिए इसे और एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे श्याम गेंद से खेलता है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा जो साधन है, साधन कौन सा है? गेंद, है ना। किस साधन से खेल रहा है वो? भाई गेंद से खेल रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? करण कारक। विभक्ति भी यहाँ देखो लगी है से। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ विभक्ति से नहीं लगी है ना। से लगी है नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हो सकता है ना। अब को लगा है तो आप सोचो कहीं कर्म कारक तो नहीं है इसमें, ठीक है। देखिएगा दोस्तों लाठी द्वारा, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस साधन का प्रयोग हुआ है वो साधन क्या है? लाठी। किससे मारा है? लाठी। यहाँ पे साधन क्या है? लाठी, है ना। तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। बस यहाँ आपको साधन देखना है ना। जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्रिया उसने करी है कैसे? लठिया से, है ना। लाठी से क्रिया की है उसने। अगला देख लेते हैं। राम कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पे साधन क्या है? कलम, यानी कि किसके द्वारा लिखता है या किसके से लिखता है? वो कलम से लिखता है। और विभक्ति भी यहाँ लगी हुई है से, ठीक है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको इसमें होगा, जैसे आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो इसके आपको भाव को समझ लोगे। साधन इसने अपनाया है ना। कौन सा अपनाया है? लाठी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी संप्रदान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, यानी जब किसी को हम या तो कुछ देते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं, है ना, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जो संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति चिन्ह होते हैं के लिए और को। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसमें, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों इसका जो मैंने आपको बताया विभक्ति क्या है? के लिए, ठीक है ना। तो कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका देना, यानी कि या तो देना या कुछ दिया, ठीक है ना, या फिर किसी के लिए कुछ किया। तो पहली बात तो आप यहाँ से जो इसमें विभक्ति लगी हुई है ना के लिए, यानी संप्रदान के लिए, तो यहीं से आप लोग पहचान लोगे। अगला है मदन अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेगा। तो बहन के लिए, है ना। तो इसमें देखिए दो कर्म दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो बहन और खिलौने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो के लिए आया है तो आप पहचान लोगे। अब यहाँ देखिएगा माँ ने बच्चों को मिठाई दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो संप्रदान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देना, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो यानी माँ या फिर माँ बच्चे के लिए मिठाई लाई, है ना। तो जो मिठाई का प्रयोग हुआ है ना वो किसके लिए हुआ है? बच्चे के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ देने की बात हो रही है। और क्या देने की बात हो रही है? मिठाई देने की बात। अगला दोस्तों देख लेते हैं।
राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ को होना चाहिए। तो राजा ने कुछ दिया है ना, तो दिया किनको, गरीबों को। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। आपको बस ये ध्यान रखना है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना, है ना, और विभक्ति होती है के लिए या को, है ना। तो बस आपको यहाँ से आप पहचान लोगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अपादान कारक। देखिए अपादान का अर्थ होता है अलग होना, है ना। जैसे जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए इसमें जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है से, है ना। विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी होता है, ठीक है ना। एक तो पृथकता मीन्स यानी अलग होना, उसके संबंध में तो होगा ही होगा से विभक्ति का प्रयोग, बाकी कुछ अन्य अर्थों में भी होता है। जैसे देख लेते हैं, डर, भय, लाज, शर्म, शिक्षा या सीखना और दूरी, है ना, के संबंध में। अब दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, छात्र कक्षा से बाहर निकले, तो यानी कक्षा से अलग हुए ना, ठीक है ना। तो अपादान मीन्स होता अलग होना, ठीक है ना। तो छात्र कक्षा से अलग हुए या बाहर निकले, तो कौन सा कारक होगा इसमें, अपादान कारक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये देखिए पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, गिरते हैं यानी कि अलग हुए हैं, तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। आगे देख लेते हैं, मोहन को अपनी मंगेतर से भय लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखिए दोस्तों भय लगता है ना, तो भय लगता है तो उससे वो क्या है भाई, अलग ही होगा ना, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं मोहन को अपनी मंगेतर से क्या लग रहा है, भय लग रहा है, इसलिए वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा है, अलग होना चाहता है। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, अपादान कारक, है ना। एग्जाम्स में देखिए दोस्तों, हो सकता है इस प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएं, है ना, तो इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर लिया है। अगला है, पुजारी कुत्ते से डरता है, तो देखिए पुजारी कुत्ते से डर रहा है। जब वो जो पुजारी कुत्ते से डर रहा है तो उससे क्या होने की कोशिश करेगा भाई, अलग। तो यानी कि हम कह सकते हैं पुजारी कुत्ते से अलग होने की कोशिश कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा अपादान कारक। अगला है, बहू ससुर से लजाती है, ठीक है ना। यानी कि बहू को देखिए ससुर से क्या आ रही है, लज्जा आ रही है ना, या हम कह सकते हैं शर्म आ रही है ना। तो यानी कि बहू ससुर से लजाती है, तो इसका मतलब उनसे अलग होने की कोशिश, यानी कि उनसे दूर होने की कोशिश करेगी, है ना। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि उस घर से ही दूर हो जाए, ठीक है। दूर होने का मतलब ये, अगर वो मान लीजिएगा बाहर बैठे हुए हैं तो वो अंदर चली जाएगी, है ना, क्यों, बाहर ससुर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, राधा मोहन से नृत्य सीखती है, ठीक है ना। अब देखिए राधा मोहन से नृत्य सीखते, इसे भी मैंने देखो आपको बताया है, लाज, शर्म, शिक्षा या सीखना। अब यहाँ पे सीख रही है ना, तो देख लेते हैं, राधा मोहन से नृत्य सीखती है, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। अगला दोस्तों, जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब जयपुर से दिल्ली अलग है। कितना अलग है, 300 किलोमीटर दूर है, अलग होने की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी अपादान कारक होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है संबंध कारक। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा भी मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ा चुका हूँ इससे जो पिछली वीडियो में,
और सर्वनाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के, है ना। जो इसमें विभक्ति भी है, का, की, के, रा, री, रे, ये इसकी विभक्तियाँ हैं या परसर्ग हैं। और दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कमल की किताब मेज पर है ना। अब यहाँ देखिए जो संबंध है कमल का जो संबंध है किससे है, किताब से है, यानी किताब किसकी है, कमल की है। तो कमल का संबंध किससे है, किताब से है, तो कमल की किताब, तो यहाँ पे होगा संबंध कारक, ठीक है ना। अगला दोस्तों मेरा चश्मा, तो यहाँ मेरा क्या है, सर्वनाम, इसीलिए मैंने आपको बता दिया संज्ञा अथवा सर्वनाम। मेरा चश्मा, तो यानी कि मेरा जो संबंध है ना, यानी कि सर्वनाम का, वो किससे है, चश्मा से, है ना। किससे है दोस्तों, चश्मा से, है ना। तो मेरा चश्मा बहुत कीमती है, तो यहाँ पे भी देखिए संबंध हो रहा है, तो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। अगला दोस्तों राम का घर, है ना। और दूसरी बात मैंने आपको बताई का, की, के, है ना। तो ये शब्द भी इसमें आएंगे। देखिए इसमें की आया है विभक्ति है ना। तो यहाँ देखिए नहीं आया है ना का, की, के, ना रा, री, रे, है ना। मेरा चश्मा बहुत कीमती है इसमें। तो स्टूडेंट इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, तो इनमें कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। केवल जो इसकी थीम है ना, जो इसका कंसेप्ट है, उसको आपको समझना है ना। मेरा चश्मा, तो मेरा संबंध किससे है, चश्मा से। मेरा यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है ना। तो देखो पहले ही इसमें मैंने आपको परिभाषा बता दी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, यानी सर्वनाम का संबंध किससे जाना जा रहा है, चश्मा से, यानी कि दूसरी वस्तु क्या है, चश्मा। तो वो वहाँ पे क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे राम का घर दूर है, तो राम का संबंध यानी का आया है, तो राम का संबंध किससे है, घर से है, ठीक है। अगला दोस्तों मदन की बहन पढ़ने में होशियार है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो मदन का संबंध है वो किससे है, बहन से, यानी कि जो मदन की बहन पढ़ने में होशियार है। होशियार कौन है, मदन की बहन। तो इन दोनों का संबंध है किसका, भाई और बहन का, ठीक है। अगला दोस्तों पढ़ लेते हैं अधिकरण कारक। देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है ना, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं दोस्तों मैं या पे या पर। तो देखिए जो मैं का अर्थ होता है, मैं का अर्थ होता है अंदर, है ना। मैं एक तो मैं होता है, मैं का मतलब होता है सेल्फ से, स्वयं से, है ना, कि मैं खाना खाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं शब्द है, तो यहाँ इसका अर्थ होता है अंदर या भीतर। पर का अर्थ है ऊपर, है ना, जैसे छत पर, है ना, सड़क पर, ठीक है। और दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ आकाश होगा, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों पक्षी देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था, है ना, यानी जो कर्ता कारक बताया था उसमें, है ना। अब ये अधिकरण आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि पर का मतलब होता है ऊपर, तो यानी मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अगला पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, मैं का मतलब अंदर, तो पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा अधिकरण कारक। अगला सड़क पर गाड़ी खड़ी है ना, तो रोड पर या फिर सड़क पर यानी सड़क के ऊपर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक
होगा। अगला दोस्तों पढ़ लेते हैं, लास्ट कारक है, ये अंतिम कारक है, संबोधन कारक। देखिए दोस्तों, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाए, है ना, वाक्य में देखिए जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाए अथवा संबोधित किया जाए, ठीक है ना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है हे, ओ, अरे, ये क्या होती है, इसकी विभक्ति होती है। अब दोस्तों देखिएगा, संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में होता है, तो इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो संबंध कारक होता है ना, उसमें जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो वाक्य के प्रारंभ में ही होता है ना, तो आप यहाँ से भी इसे पहचान सकते हो। देखिए जैसे हे ईश्वर, यहाँ पे हे होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है ना, हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ पे संबोधन कारक है। और देखिए जो संबोधन चिन्ह भी आया है ना, तो इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि इसमें संबोधन जो चिन्ह होता है ना, उसका भी प्रयोग किया जाता है। हे ईश्वर रक्षा करो। अगला है अरे मोहन यहाँ आओ, ठीक है ना, अरे मोहन यहाँ आओ, ये भी कौन सा, संबोधन कारक। और दोस्तों जो अगला है, मोहन देखो कितनी सुंदर लड़की है, मोहन देखो कितनी सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना, तो दोस्तों से आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिए, है ना, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए बाकी की अब नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होती है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब देखिए जो अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो, चलिए जो चिन्ह है ना, तो उसके ऊपर बना दूंगा, है ना। चलिए।